हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप सब अच्छे हैं और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही है। स्वागत है आप सभी का। शुरू करते हैं क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 8। अ क्वाड्रिलेटरल ABCD is drawn to circumscribe a circle. Prove that AB plus CD equals to AD plus BC। यानी कि AB ये साइड, CD यानी ये लेंथ, AD ये लेंथ और BC ये लेंथ। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, अपोजिट साइड का सम आपस में इक्वल होता है, यानी इसका और इसका सम इक्वल है इसके और इसके सम के। ये हमको प्रूव करना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। क्या होने वाला है, इतना आपको समझ में आता है कि अगर डी पॉइंट से यहां पर हमने कोई लाइन ड्रॉ की है और ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है तो ये टेंजेंट होगा। उसी पॉइंट से हमने एक और टेंजेंट ड्रॉ किया है एस पॉइंट तक। एस क्या है? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, यानी ये लेंथ इक्वल होगी इस लेंथ के। सही बात है। इन द सिमिलर फैशन सी से लेकर आर तक ये भी एक टेंजेंट है। क्यों? क्योंकि आर एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, तो ये लेंथ इक्वल होगी किसके? इसके। क्लियर भाई? उसी तरीके से ए क्या है? कोई पॉइंट है, इससे हमने एक लाइन ड्रॉ की है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, यानी कि ये और यहां तक, यानी कि ये इक्वल होंगे आपस में। तो ये तो हम पढ़ चुके हैं ना कि किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से केवल और केवल हम दो ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, टू टेंजेंट्स, और दोनों इक्वल लेंथ के होते हैं। क्लियर भाई? तो इसी का हम यूज करेंगे और सॉल्व करेंगे। तो अब क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे फ्रॉम फिगर। देखो भाई, क्या डी आर इक्वल होगा डी एस के? जी हाँ, तो ये बना कंडीशन नंबर 1। ठीक है भाई। क्यों? आप यहां एक रेफरेंस दे दें कि भाई इक्वल टेंजेंट्स, ऐसा आप बोल सकते हैं। ठीक। अब हम क्या बोलेंगे? अब बोलेंगे हम भाई आर सी, आर सी इक्वल है किसके? सी क्यू के। क्यों? फिर से वही इक्वल टेंजेंट्स। ठीक है मेरे भाई। देखो एक बात और सुनना कि पहले जो ये लेफ्ट साइड है इस तरफ मैं लिख रहा हूं ये साइड की लेंथ और इन साइड की लेंथ को, है ना। बाकी जो राइट साइड है मैं इस साइड को लिखूंगा और इस साइड को लिखूंगा। आपको समझ में आ जाएगा। देखो क्या कह रहा हूं मैं। डी आर इस तरफ लिया है मैंने, सिमिलरली आर सी मैंने इस तरफ लिया है। उस तरीके से जो पी बी है उसको मैं इस तरफ लूंगा, यानी बी से लेकर पी इक्वल होगा बी से लेकर क्यू। ठीक है। फिर लूंगा मैं ए से लेकर पी इक्वल है ए से लेकर एस। रीजन सबका सेम है, इक्वल टेंजेंट्स। ठीक है भाई। तो यहां भी मैं लिख दे रहा हूं इक्वल टेंजेंट्स। अब आप इन सब का सम कर दीजिए। तो आप बोलेंगे सर ये आएगा डी आर प्लस आर सी प्लस बी पी प्लस ए पी इक्वल है डी एस के सी क्यू के बी क्यू के प्लस ए एस के। अब आप फिगर से देख पा रहे होंगे कि डी आर, इसका डी आर का और आर सी का सम क्या बैठेगा? इन दोनों का सम क्या बैठेगा? आप बोलेंगे सर ये बैठेगा सी डी। बैठेगा नहीं बैठेगा? सी डी। ठीक है। अच्छा, बीपी का और एपी का सम क्या बैठेगा? ये वाला। आप बोलेंगे एपी, सॉरी ए बी। फिर से जो डी एस है और जो ए एस है, यानी कि इन दोनों का सम,
क्या बैठेगा भाई, एडी, और इन दोनों का सम क्या बैठेगा, आप बोलेंगे बीसी। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिखते हैं बस, ए बी प्लस सी डी इक्वल है ए डी प्लस बी सी के। क्या आपको बात समझ में आ रही है, यानी ऑपोजिट साइड का सम आपस में इक्वल होता है। अब आपको एक बात और समझनी है, प्लीज ध्यान से सुनिएगा, कि आपने 9th में पढ़ा होगा कि टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या क्या होते हैं। तो आप बोलोगे सर ये जो कंडीशन है कि ऑपोजिट साइड का सम आपस में इक्वल होता है, ये एक क्वाड्रिलेटरल के लिए एप्लीकेबल है, यानी क्वाड्रिलेटरल तो कोई भी हो सकता है ना। जी हाँ, यानी चाहे वो स्क्वायर हो, अगर स्क्वायर के अंदर कोई सर्कल है तो भी ये बात ट्रू होगी। अगर कोई रेक्टेंगल है वो भी क्या होता है, क्वाड्रिलेटरल, तो भी ये ट्रू होगा। मान लो कोई रोम्बस है तो भी ये चीज ट्रू होगी, क्योंकि वो भी क्या है, क्वाड्रिलेटरल है। अगर कोई पैरेललोग्राम है, क्या है भाई, पैरेललोग्राम है, तो भी ये ट्रू होगा। अगर कोई काइट है तो भी क्या होगा, ट्रू होगा। यानी किसी भी प्रकार का कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो उसके लिए कंडीशन ट्रू होगी। ठीक है, यानी मैं ये कहना चाहता हूं, आपसे समझना बहुत ध्यान से, जरा इस क्वेश्चन को देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। देखो इसमें ये बोला गया है कि ये लेंथ दी है ए बी बी सी, डी सी नहीं दी है ना, ए डी दी है। और क्या बोला है, अगर डी आर यानी इसका और आर सी का रेशो 2:3 है, यानी अगर 2 इसकी वैल्यू है 2 तो 3 इसकी वैल्यू है। ये एक रेशो होता है, और रेशो कभी रियल नहीं होता है ना, आपको मालूम भी होगा। तो चलो एक बार ट्राई कर लेते हैं। तो देखो भाई, मुझे पता है कि अगर एक क्वाड्रिलेटरल है और इसके अंदर एक सर्कल है, तो भाई सामने की साइड का सम आपस में इक्वल होता है। तो मैंने एक बार देखा कि भाई यहां तो 25 आ रहा है और यहां कितना आ रहा है 20, यानी कि ये बैठेगा 25 + 20 45, यानी कि इस 10 का और जो ये डीसी साइड है इनका सम भी क्या होना चाहिए 45। अब 45 में से 10 सेंटीमीटर तो निकल गया, क्या बचेगा 35, यानी कि ये जो लेंथ है ये पूरी 35 सेंटीमीटर होनी चाहिए। सही बात है, जी हाँ। अब भाई इसको तोड़ना है हमको, और ऐसे तोड़ना है कि ये 2 और 3 के रेशियो में हो, यानी अगर 2 ये हो तो 3 ये हो। तो भाई अगर ये 2 है और ये 3 है तो इनका सम क्या बैठना चाहिए, 2 और 3 का सम क्या बैठता है 5। रेशियो में तो 5 बैठ रहा है और एक्चुअल में क्या है वो 35। तो कितने टाइम्स है रियल वैल्यू, तो आप बोलेंगे 7 टाइम्स है। तो यानी ये टुकड़ा 2 नहीं होगा, ये भी 7 टाइम्स हो जाएगा, ये हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। ये भी क्या हो जाएगा 7 टाइम्स, यानी कि 21 सेंटीमीटर। अब बताओ क्या पूछा है, क्यूसी बताओ, क्यूसी क्या होगा। तो हम जानते हैं ना, इस वाले पॉइंट से इस टेंजेंट की जो लेंथ होती है और जो ये टेंजेंट है, दोनों की लेंथ बराबर होगी। तो किसी भी पॉइंट से हम इक्वल टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं। अगर ये 21 है तो ये भी क्या होगा 21, इसका आंसर तो आ गया 21। अब पूछ रहा है बताओ ds क्या होगा। तो भाई इस वाले पॉइंट से d से लेकर r तक टेंजेंट है, तो d से लेकर s तक भी क्या है टेंजेंट ही तो है, दोनों की लेंथ क्या होगी बराबर, यानी ये क्या होगा 14 सेंटीमीटर। तो ये भी क्या बन जाएगा 14 सेंटीमीटर। क्या आपको बात समझ में आ रही है मेरी, ठीक है भाई। और देख लो, देखना है तो ये देखो ध्यान से। उसने बोला है कि भाई ये सब कुछ दिया हुआ है कि अगर AS और SD का रेशियो है 1:2, ठीक है, यानी AS अगर ये 1 है तो ये 2 होगा, ये इनका रेशियो है, ठीक है, ओके। और ये बोला है कि भाई BC और AD का रेशियो है, BC मतलब ये पूरी लेंथ, ठीक है, और AD मतलब ये पूरी लेंथ। तो इनका जो रेशियो है वो 2 और 3 है। अगर BC 2 है तो AD 3 है, पर एक्चुअल में BC तो 12 है। ओके, अगर 2 का मतलब 12 होता है
तो कितने टाइम्स हो रही है वैल्यू? 6 टाइम्स। तो 3 का मतलब भी 3 क्यों होगा? वो होगा 18 सेंटीमीटर। यानी कि ये पूरी जो लेंथ है ये 18 सेंटीमीटर है, यहां से लेकर यहां तक। पर सर हम तो जानते हैं कि इसकी लेंथ 1 है और 2 है, तो दोनों का सम मिलाएंगे तो 3 बैठेगा, यानी ये 3 बैठना चाहिए। अगर 3 की वैल्यू 18 है तो कितने टाइम्स बैठ रहा है मीटर? 6 टाइम्स। यानी ये 1 नहीं होगा, ये 6, यानी कि ये हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। और ये भी 2 नहीं होगा, ये भी क्या हो जाएगा 6 टाइम्स, यानी कि 12 सेंटीमीटर। तो बताओ क्या पूछना है? ओडी पूछना है, ओडी। ठीक है, देखो अब एक बात सुनना अच्छे से। अगर डी से लेकर एस तक 12 सेंटीमीटर है, तो दुनिया जानती है कि डी से लेकर आर भी क्या बैठेगा? बताओ क्या बैठेगा? 12 ही बैठेगा ना भाई, 12 सेंटीमीटर। अच्छा, और मेरा एक मन और कर रहा है कि अगर ये सेंटर है तो सेंटर से अगर मैं इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को मिलाऊंगा तो क्या ये एंगल 90 बैठेगा? जी हाँ, 90 बैठेगा। अगर ओ से लेकर पी तक रेडियस होती है 5, तो ये भी क्या होगी? 5 होगी। ठीक है, अब हम पाइथागोरस ट्राइंगल देखते हैं एक बार कि भाई ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें ये 5 है और ये 12 है। तो मैंने आपको पढ़ाया था कि अगर एक ऑड नंबर दिया होता है तो उसका स्क्वायर करते हैं पहले हम। जो 25 आता है उसको हम दो जगह ब्रेक कर देते हैं जिनमें 1 का डिफरेंस होता है, तो ये 12 और 13। और 13 क्या होती है? लार्जेस्ट साइड, जो कि ये होगी। 12 है, हाँ 12 तो पहले से ही है, यानी कि ये जो लेंथ है 13 होगी। यानी ओडी जो है वो 13 सेंटीमीटर है। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? कितनी होगी भाई? ओडी होगी 13 सेंटीमीटर। तो ऐसे क्वेश्चन भी कभी कभी केस स्टडी में बन जाते हैं। ठीक है, तो आपको उनको अच्छे से पढ़ के जाना है, कॉन्सेप्ट बहुत इजी है ना, बस समझना है आपको। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, एक बार आप इसको ट्राई कर लीजिए प्लीज। देखो भाई क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि भाई इस फिगर में जो एक्स वाई है, मतलब ये एक्स वाई, ठीक है, ये पैरेलल है किसके? एक्स डैश वाई डैश के। ये पैरेलल टेंजेंट्स हैं सर्कल पर। ठीक है, सेंटर ओ। एक और टेंजेंट है जिसे हम ए बी बोलते हैं, ए बी, जो सी पर इंटरसेक्ट करता है सर्कल को। ठीक है, और एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश को ए और बी पर करता है इंटरसेक्ट। ठीक है, तो आपको ये प्रूव करना है कि एंगल ए ओ बी यानी ये वाला एंगल 90 डिग्री है। ठीक है भाई, तो चलो एक बार करते हैं प्रूफ। ठीक है, देखो अगर अभी मैं आपसे ये बोल दूं फिलहाल के लिए कि भैया आप एक तो इसको भूल जाओ, सॉरी इसको भूल जाओ फिलहाल अभी। ठीक है, ऐसी कोई चीज है नहीं, ये वाला हिस्सा नहीं, ये कुछ नहीं है, समझो ध्यान से, है ना। कुछ भी नहीं है और ये भी नहीं है कुछ भी। ये लो भाई, सब मिटा दिया मैंने सब। तो अब आपको ये डायग्राम कुछ देखा हुआ सा फील होगा। क्यों सर? देखो ऐसे भाई, ये कोई पॉइंट है, ठीक है, हमने यहां पर एक टेंजेंट ड्रॉ किया है, ठीक है, तो ये एंगल क्या होता है? 90। ओके सर, क्योंकि ये क्या है? रेडियस है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। ये क्या है? ये है सेंटर से लेकर उस पॉइंट तक की डिस्टेंस। और भाई ये भी क्या होगा? 90 डिग्री। क्यों? ये भी एक टेंजेंट है। तो भाई देखो, इसको हम प्रूव कर चुके हैं कि ये दो ट्राइंगल आपस में क्या होते हैं? कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो आप इसको राइट एंगल, राइट एंगल, उसके सामने क्या होती है? हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज। और ये इक्वल टेंजेंट्स हैं, तो ये साइड भी इक्वल है। आप चाहे तो आप इसे एस 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 से भी प्रूव कर सकते हैं, साइड साइड साइड। क्यों? क्योंकि रेडियस भी आपस में क्या होती है? इक्वल। तो साइड साइड साइड, उससे भी आप इक्वल प्रूव कर सकते हैं। ठीक है भाई, तो अगर मैंने आरएचएस का यूज कर लिया है, देखो भाई आपस में ट्रायंगल क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट। यानी ये एंगल इक्वल होगा किसके? इसके। तो अगर ये एक्स है तो ये भी क्या होगा? एक्स। ठीक, आप ध्यान से देखिएगा। अगर मैं इतने हिस्से को मिटा दूं, जस्ट वेट, सॉरी, जो हमने यहां तक ये मिटाया हुआ था,
अगर मैं इसको वापस से बैकअप लेकर आता हूं इसका, ये लो भाई, सब आ गया। ठीक है, अब कोई टेंशन नहीं है। अब देखो उसी तरीके से ये क्या है भाई, ये 90 डिग्री है। क्यों? इस वाले पॉइंट से ये एक टेंजेंट है, सही बात है। इस वाले पॉइंट से ये भी क्या है, एक टेंजेंट है, सही बात है। तो ये भी क्या होगा, 90 होगा। ठीक है भाई, ये लीजिए। ठीक है, अब ये क्या है, ये सेंटर से लेकर पॉइंट तक की डिस्टेंस है। तो भाई देखो यहां भी राइट एंगल बन रहा है, राइट एंगल बन रहा है, टेंजेंट इक्वल है यानी कि साइड इक्वल हो गई। और 90 के सामने क्या होती है, हाइपोटेन्यूज, ये भी क्या हो गया, आपस में इक्वल। तो फिर से आरएचएस की हेल्प से हम कह सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल आपस में कैसे हैं, कॉन्ग्रुएंट है। यानी कि ये वाला एंगल अगर y है तो ये वाला भी क्या होगा, y होगा। ठीक है भाई, अब इतना हमको समझ में आ गया। अब हम एक बात और जानते हैं कि P से लेकर OQ ये एक स्ट्रेट लाइन है जिसे हम डायमीटर कहते हैं। रेडियस और रेडियस आपस में क्या है, सेंटर से पास हो रहे हैं, तो क्या बनेगा, डायमीटर बनेगा। तो ये एक लाइन बनेगी, तो इस पर एंगल क्या बनेगा मेरे भाई, पूरा 180 बनेगा। यानी दो एक्स हैं यहाँ पर, एक तो ये एक्स और एक ये एक्स, और दो ही वाई हैं यानी 2y। तो इनका सम क्या बन रहा है, 180 बन रहा है। तो अगर 2 कॉमन लूंगा तो एक x और एक y का आंसर क्या आएगा, 2 से डिवाइड कर दो, 90 डिग्रीज। यानी एक x और एक y का सम क्या आएगा, 90 डिग्रीज। तो क्या आपको समझ में आ रहा है कि ये यहां से जो एंगल बनेगा इसमें एक x आएगा और एक y आएगा, तो इनका सम क्या बन जाएगा, 90। और यही हमको प्रूव करना था। ठीक है, तो हमने समझ लिया। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं एक बार, है ना, स्टेप लिख करके इसके अंदर। देखो भाई, तो ये एंगल तो होगा 90, और मैं यहां से एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं ऐसे, ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा, और ये भी 90 होगा। ठीक है भाई, चलो करते हैं शुरू एक बार। तो मैं लिखता हूं फ्रॉम फिगर, फ्रॉम फिगर हम जानते हैं कि भाई ट्रायंगल ए ओ पी अगर हम लेते हैं और ट्रायंगल ए ओ सी अगर हम लेते हैं, तो ध्यान रखिएगा मैं किन किन ट्रायंगल की बात कर रहा हूं। ए ओ और ओ से पी, इसकी बात कर रहा हूं। दूसरा मैं बात कर रहा हूं ए से ओ और ओ से सी, इसकी बात कर रहा हूं। ठीक, ठीक है। तो आप बोलेंगे कि एपी, या पहले हम एंगल लिख लेते हैं, एंगल ओ पी ए इक्वल है किसके, ओ सी ए के। क्यों भाई, क्योंकि AP इज परपेंडिकुलर टू OP, ये बात भी ट्रू है। और जो OC या AC है इज परपेंडिकुलर टू OC, ठीक है, रेडियस है। ठीक है, पहला हो गया। ठीक है, अब आएगा इसके सामने क्या, हाइपोटेन्यूज, यानी OA इक्वल है किसके, OA के। आप बोलेंगे कॉमन है। अब क्या आएगा भाई, अब आएगा YP यानी टेंजेंट्स है, और YP नहीं, AP सॉरी, A से हम खींच रहे हैं ना, A से P इक्वल होगा A से C। आप बोलेंगे इक्वल टेंजेंट्स। तो आप बोलेंगे देयरफॉर फ्रॉम RHS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया ट्रायंगल, कौन कौन से ट्रायंगल, ओ, अगर आपने यहां पर O लिया है तो ध्यान रखिएगा यहां पर भी O ही आएगा। अगर आपने यहां पर P लिया है 90 डिग्री, तो यहां पर भी 90 डिग्री C आएगा। अगर आपने यहां पर A लिया है तो यहां पर भी A ही आएगा।
सिमिलर होंगे और इक्वल होंगे आपस में। तो भाई ये दो ट्रायंगल आपस में कैसे हो गए? कॉन्ग्रुएंट हो गए। अगर कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं तो हम क्या बोलेंगे? कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, हम ये बोल सकते हैं कि ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। ठीक है भाई, यानी कि एंगल पी ओ ए इक्वल है एंगल सी ओ ए के। इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये कंडीशन नंबर 1 बन गया है। ठीक है भाई, एनी प्रॉब्लम? ठीक भाई, चलो आगे बढ़े। अब लेंगे हम दूसरा, तो इसको आप पहले एक बार लिख लो है ना अच्छे से। तो मैं यहां लिख दे रहा हूं कि भाई हमने प्रूव कर लिया है पी ओ ए इक्वल है सी ओ ए के। ठीक, चलो अब मैं ले रहा हूं ट्रायंगल कौन सा? एक तो लूंगा ओ क्यू बी और एक लूंगा ओ सी और बी, ये ट्रायंगल। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। तो मैं बोलूंगा फ्रॉम ट्रायंगल ओ क्यू बी एंड ट्रायंगल ओ सी बी। ठीक, अब देखो ध्यान से, क्या एंगल ओ क्यू बी इक्वल है एंगल ओ सी बी के? सही बात है, क्यों? 90 डिग्री है ना, परपेंडिकुलर है, ऐसा भी आप बोल सकते हैं। या आप बोल दो कि भाई ओ सी इज परपेंडिकुलर टू बी सी, ऐसा करके, पर 90 डिग्री आप लिख दो, ईच 90 डिग्रीज। आगे बढ़े। अब आप जानते हैं कि इसमें ओ बी क्या है? कॉमन है, हाइपोटेन्यूज। ओ बी इक्वल है किसके? ओ बी के, कॉमन है। और टेंजेंट आपस में इक्वल है, यानी बी से लेकर क्यू इक्वल है बी से लेकर सी। आप बोलोगे इक्वल टेंजेंट्स। तो आप कहेंगे इसीलिए फ्रॉम आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया ट्रायंगल ओ क्यू बी इक्वल है एंड सिमिलर है, यानी कॉन्ग्रुएंट है टू ट्रायंगल ओ सी बी। ठीक है मेरे भाई, इतना समझ में आ गया। आप बोलेंगे अब क्या आएगा? कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। उससे क्या होगा? जो ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल इक्वल होगा इसके। तो लिख देते हैं एक बार, एंगल सी ओ बी या बी ओ सी, जो भी आप बोलो, इक्वल है किसके? क्यू ओ बी के। ये कंडीशन नंबर 2 हो गई। इतना आप लिखिए प्लीज। ठीक है, तो मैं यहां एक बार लिख ले रहा हूं साइड में। हमने क्या प्रूव कर लिया? सी ओ बी इक्वल है क्यू ओ बी के। ठीक, प्लीज नोट डाउन। आप बोलेंगे फ्रॉम फिगर, फ्रॉम, अब मैं इन चारों एंगल का सम निकालूंगा। आप बोलेंगे पहला आएगा सर पी ओ ए, पहला, ठीक है, प्लस सी ओ ए यानी ये वाला, प्लस सी ओ बी यानी ये वाला, प्लस क्यू ओ बी यानी ये वाला। इन सब का सम क्या हो जाएगा भाई? 180 डिग्रीज। क्यों? क्योंकि आप बोलेंगे पी क्यू इज अ डायमीटर, और डायमीटर यानी सेंटर पे एंगल क्या बनेगा भाई? 180 बनेगा, या लाइन बोल दो आप, मर्जी आपकी। अब मैं आपसे एक बात और पूछता हूं, क्या मैं पी ओ ए को सी ओ ए बोल दूं? जी हाँ, कहां से बोलना पड़ेगा? यहां से। दोनों आपस में इक्वल है।
यानी यहां पर मैं इसको COA बोल दे रहा हूं, ये भी क्या बन जाएगा, COA। ठीक, थोड़ा मैं इसको नीचे लिख रहा हूँ ना, एक सेकंड, जस्ट वेट, यहाँ लिखा। अच्छा, जो QOB है, कि QOB को भी मैं COB लिख दूं? हाँ, कहां से, यहां से। इतनी बात समझ में आई? सर यहां पर आएगा 2 COA, डबल ऑफ COA एंगल एंड डबल ऑफ COB एंगल, कितना आंसर आएगा, 180 डिग्रीज। आपने 2 कॉमन ले लिया, COA प्लस COB इक्वल होगा 180 डिग्रीज के। अच्छा, जो COA एंगल है, COA और COB, क्या इसको मैं एंगल AOB बोल दूं? बिल्कुल सर। तो अगर आप AOB एंगल निकालना चाहते हैं तो आप 2 से डिवाइड करेंगे इसको, तो भाई आपका एंगल AOB कितना आ जाएगा, 90 डिग्रीज। ठीक है, क्या आपको बात समझ में आई या नहीं आई? तो भाई ये हो गया आपका प्रूफ। ठीक, अब देखो, जैसे पहला वाला क्वेश्चन था ना, इसी तरीके से ये क्वेश्चन भी MCQ में या फिर केस स्टडी में आ सकता है, और पहले आया भी हुआ है। तो इसकी प्रैक्टिस के लिए मैं एक क्वेश्चन लेकर आया हूं, उसको आप ध्यान से सुनिएगा, ठीक है? तो देखो भाई, इतना आपको ध्यान रखना है क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले, एज ए गुड स्टूडेंट, कि जो एंगल ये होता है वो ये होता है, ठीक है? जो एंगल ये होता है वही ये होता है, दैट्स इट। इतना आपको ध्यान रखना है। कब? जब दो पैरेलल हो जो डायमीटर पे होते हैं, और एक और क्या हो, दो टेंजेंट्स हो, माफ कीजिएगा, और एक और टेंजेंट हो। चलो भाई, क्वेश्चन देखो सामने आपके। तो ये दो टेंजेंट्स हैं AH और DG, ठीक है? और ये एक और टेंजेंट है CF, जिसको टच करता है, चलो पॉइंट यहां पर आप मान लो K, ठीक है? तो आपको OFE निकालना है। OFE क्या होता है? आप अगर एक बार जूम करें, इसको देखें, तो OFE एंगल ये वाला पूछा है, ये वाला। तो देखो भाई, इतना आप जानते हैं कि अगर मैं इसको यहां से कनेक्ट करूंगा यहां तक, तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा। तो हम पढ़ चुके हैं कि जो एंगल ये है वही एंगल ये होता है। हाँ जी, क्या होगा, 60 डिग्री होगा। अच्छा ठीक है, पूरी लाइन पर एंगल क्या बनता है, 180 बनता है। ठीक है भाई, तो जो एंगल अब ये होगा वही ये होगा। तो 180 में से कितना जा चुका है, तो आप बोलेंगे 120 जा चुका है, 120 जा चुका है। तो भाई अगर 180 डिग्री पूरा बनता है लाइन पर, 120 जा चुका है, 60 और 60, तो क्या बचेगा, 60 और बचेगा। तो ये 60 पूरा यहाँ पर बटना है, अभी डिवाइड होना है। तो भाई 30 ही यहाँ आएगा और 30 ही यहाँ आएगा, ठीक है? अब आप जानते हैं कि ये वाला एंगल क्या होगा, 90 डिग्री। तो भाई इस ट्राइंगल के अंदर ये एंगल तो 90 हो गया है, तो बताओ ये एंगल क्या बचेगा? तो आप बोलोगे सर ये एक ट्राइंगल बन रही है, इसका सम भी क्या बैठेगा, 180। तो 180 में से गया 90, तो बचा 90। अब उस बचे हुए 90 में से भी गया 30, तो क्या बचेगा, 60 डिग्री। यानी कि ये एंगल क्या हो जाएगा, OFE 60 डिग्रीज। क्लियर? तो ऐसे आपको अपने MCQ या आपको अपने ऐसे आंसर सॉर्ट आउट करने हैं, निकालने हैं, और जैसे हम सोच रहे हैं वैसे आपको लिखना है, दैट्स इट। अगर लिखने को आ जाए तो आगे बढ़े भाई। चलो अगला क्वेश्चन करो प्लीज एक बार। प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स drawn from an external point to the circle is supplementary to the angle subtended by the line segment joining the points of the contact to the center। क्वेश्चन ये बोल रहा है, मान लो कोई एक सर्कल है, ठीक है? इसका सेंटर मान लो ये O है, ये O सेंटर है। अब वो ये कहता है कि कोई एक एक्सटर्नल पॉइंट है, सपोज करो यहां कोई एक्सटर्नल पॉइंट है, इससे हमने टेंजेंट्स ड्रॉ किए हैं, कहां पर, सेंटर पर। तो भाई देखो, एक तो एक सेकंड, थोड़ा इसका मैं विड्थ कम कर देता हूं। एक तो हमने टेंजेंट ये ड्रॉ कर लिया, ठीक है?
और एक हमने ये ड्रॉ कर लिया, ठीक है। ओके, सपोज कि सर ये पॉइंट P है और ये A है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये भी क्या है, B पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो ये कह रहा है प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स, टेंजेंट्स के बीच का एंगल, यानी ये वाला एंगल, हाँ, जो टेंजेंट हमने ड्रॉ किए हैं फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, ठीक है, इससे ड्रॉ किए हैं, कहां पर किए हैं, टू अ सर्कल, ठीक है। तो जो ये एंगल है सप्लीमेंट्री एंगल है, किसका, टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट्स, लाइन सेगमेंट्स के द्वारा कौन सी, जो ज्वाइन करती हैं द पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट एट द सेंटर, यानी कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को जो सेंटर तक ज्वाइन करती है, उनके द्वारा बनाया गया एंगल, ये इसका सप्लीमेंट्री एंगल है। सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, 180 डिग्रीज, ठीक है। तो चलो देखो भाई, ये क्वेश्चन बहुत इजी है, आप ध्यान से देखना है ना। देखो, अगर ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है तो क्या ये एंगल 90 होगा, जी हाँ। क्या ये एंगल भी 90 होगा, जी हाँ। अच्छा, क्या ए ओ बी पी एक क्वाड्रिलेटरल है, हाँ। तो इसके सारे एंगल का सम क्या होगा भाई, अगर मान लो ये एक्स है, ये तो 90 खैर है ही, छोड़ो, ये 90 है और ये 90 है, सपोज करो ये एक्स एंगल है और ये वाई एंगल है, तो इन चारों का सम क्या बैठेगा, 360 बैठेगा। यानी कि एक्स प्लस वाई प्लस 90 इन चारों का सम बैठेगा भाई 360 बैठेगा। कितना बैठेगा, क्वाड्रिलेटरल है, तो x प्लस वाई का सम क्या बैठेगा, ये 180 बैठ जाएगा, वहां जाके माइनस हो जाएगा, तो क्या बैठेगा, 180 बैठेगा। तो जब दो एंगल का सम 180 डिग्रीज बैठ रहा हो, तो वो दो एंगल क्या होते हैं आपस में, अब बताओ मुझे, सप्लीमेंट्री तो ही होते हैं, कॉमन सेंस की बात है। इसका मतलब क्या है, ये एंगल इसका सप्लीमेंट्री है और ये एंगल इसका सप्लीमेंट्री है, यानी एक्स और वाई आपस में क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। बस, तो यही प्रूव करना था हमारे को, कर रहे हैं भाई आगे। चलो सॉल्व करते हैं इसको है तरीके से, ठीक है भाई। देखो एक बार मैं ड्रॉ कर देता हूं, ये होगा, ठीक है। आप लिखेंगे फ्रॉम फिगर पी ए एंड पी बी आर टेंजेंट्स एंड ओ इज द सेंटर। सेंटर ऑफ सर्कल, क्लियर भाई, ठीक है। अब आप बोलेंगे बिकॉज ए ओ बी पी इज अ क्वाड्रिलेटरल, अगर वो क्वाड्रिलेटरल है तो हम क्या बोलेंगे कि भाई एंगल ओ ए पी, यानी ये एंगल, ठीक है, प्लस एंगल ए पी और बी, यानी ये एंगल, प्लस पी बी ओ यानी ये एंगल, प्लस ए ओ बी यानी एंगल एट द सेंटर, ये वाला एंगल, इन सब का सम क्या बैठेगा भाई, 360 डिग्रीज बैठेगा। अरे हाँ है ना, बोलो हाँ। अब देखो भाई, एंगल ओ ए पी कितना है, 90 डिग्रीज, यानी 90 डिग्रीज, ठीक है। ए पी बी हमको नहीं पता, बीपीओ कितना है भाई, 90 डिग्रीज, ए ओ बी ये हमको नहीं पता, तो यानी कि ए पी बी प्लस ए ओ बी, और 90 और 90 कितने होते हैं, 180 डिग्रीज, इक्वल होगा 360 डिग्रीज के। तो ए पी बी प्लस ए ओ बी इक्वल होगा 360 डिग्रीज माइनस 180 डिग्रीज। ए पी बी और ए ओ बी इक्वल क्या होगा, 180 डिग्रीज के। ए पी बी मतलब
ए पी बी ये वाला एंगल और ए ओ बी मतलब ये वाला एंगल, यानी कि टेंजेंट्स के बीच का जो एंगल है वो सप्लीमेंट्री एंगल होगा जो रेडियस है इन दोनों के बीच का, यानी जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से सेंटर तक मिलती है उनके बीच का। तो भाई इससे हमको मालूम पड़ता है देयरफॉर एंगल ए पी बी एंड एंगल ए ओ बी आर सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल्स टू ईच अदर, एक दूसरे के लिए क्या है वो सप्लीमेंट्री एंगल है, यानी इनका सम क्या बनता है 180 डिग्रीज बनता है। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़े। ये वाला करो, प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस। आपने अगर ये वाला क्वेश्चन पढ़ा होगा, ये वाला, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि क्वाड्रिलेटरल कौन कौन सा पॉसिबल है, रोम्बस भी पॉसिबल है और ये भी पॉसिबल है। तो उसने ये बोला है कि इस बार उसको एक पैरेललोग्राम ने सर्कमस्क्राइब कर रखा है और आपको ये प्रूव करना है कि जो पैरेललोग्राम है वो रोम्बस है। ठीक है, तो सेम अप्रोच होगी हमारी भाई। ठीक है, चलो एक बार आप ट्राई कर लो पहले, है ना इसको। देखो भाई, चलो मैंने मान लिया कि ए बी सी और डी एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, मैं नहीं मान रहा हूं कि रोम्बस है, ये एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, ओके, उसने ये दिया हुआ है कि भाई अगर पैरेललोग्राम है, मैं कलर चेंज कर रहा हूं, अगर वो पैरेललोग्राम है जो सर्कमस्क्राइब करता है किसको, सर्कल को, तो वो रोम्बस होगा। यानी ये तुमको दिया हुआ है ना कि वो क्या है पहले से ही एक, वो है पहले से ही एक पैरेललोग्राम। ठीक है, हमें उसको रोम्बस प्रूव करना है। और रोम्बस क्या होता है, रोम्बस होता है ऑल साइड्स इक्वल प्रूव करना है बस मेरे को। ठीक, चलो मैं मान लेता हूं कि इसका सेंटर भी है भाई, है ये सेंटर ओ है। चलो सॉल्व करें इसको एक बार। तो सेम काम कर रहा हूं, ठीक है भाई, फ्रॉम फिगर, फ्रॉम फिगर ए बी जो लेंथ है ए बी, ठीक है, सॉरी ए बी नहीं, मैं इसको पॉइंट मान रहा हूं जहां पर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, इसको P मान लेते हैं, इसको Q मान लेते हैं, इसको R मान लेते हैं और इसको हम S मान लेते हैं। तो यानी AP इक्वल होगा AS के, हाँ या ना। A से लेकर P और A से लेकर S बराबर होगा, बिल्कुल। क्यों? क्योंकि भाई ये होगा इक्वल टेंजेंट्स। कंडीशन नंबर 1। फिर से अब मैं बी पॉइंट से चेक कर रहा हूं एक बार। तो भाई मैंने कहा बी पी इक्वल है बी क्यू के, बिल्कुल सही बात है। फिर से कंडीशन नंबर 2, रीजन, रीजन वही क्या, इक्वल टेंजेंट्स। एनी प्रॉब्लम नहीं। अब आएंगे सी से। तो भाई सी से लेकर आर इक्वल होगा सी से लेकर क्यू। रीजन, रीजन फिर से वही, इक्वल टेंजेंट्स। अब आएंगे डी से। तो डी से लेकर आर इक्वल है डी से लेकर एस। रीजन, रीजन होगा भाई इक्वल टेंजेंट्स। तो मैंने रीजन लिख दिया, ठीक है भाई। अब मैं इन सभी को ऐड कर दूं क्या? ठीक, चलो करो एक बार ऐड। तो आप कहेंगे सर ये आएगा ए पी प्लस बी पी प्लस सी आर प्लस डी आर, और यहां आएगा ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी एस। तो भाई ए पी और बी पी क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा पूरा ए बी। और सी आर और डी आर क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा पूरा सी डी। ए एस ठीक है,
और ds, ये लास्ट वाले दोनों क्या बनाएंगे, ये बनाएंगे ad, और ये बनाएंगे दोनों bq और cq bc। ठीक है, इतना समझ में आई बात। अच्छा, आप बताओ मुझे, अगर ये पहले से ही पैरेललोग्राम दिया हुआ है तो भाई एक बात और आप पहले से ही नोट कर लेना प्लीज, उसके लिए सॉरी। आप बोलेंगे इफ, क्या बोलेंगे, इफ ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, ऐसे लिख देना, ऐसे है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि भाई ए बी इक्वल होगा सी डी के, क्यों, क्योंकि पैरेललोग्राम के अंदर ऑपोजिट साइड बराबर होती हैं, और ए डी इक्वल होगा किसके, बी सी के। ठीक है, तो अब बताओ भाई ए बी, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, क्या मैं सी डी को भी ए बी बोल दूं, जी हाँ, आप सी डी को भी ए बी बोल सकते हैं। सामने की साइड तो पहले से ही इक्वल है, अगर मुझे एडजेसेंट साइड इक्वल मिल जाए, मान लो ए बी और बी सी इक्वल मिल जाए, तो चारों क्या हो जाएंगी आपस में इक्वल, क्यों, क्योंकि ये पहले से आमने सामने तो इक्वल है ही। अगर ये इक्वल हुआ इसके तो ये इक्वल होगा इसके, और ये सामने की इक्वल होगा इसके, तो चारों इक्वल हो जाएंगे, तो क्या बन जाएगा, रोम्बस बन जाएगा, ए बी प्लस सी डी। ठीक है भाई, अब जो ए डी है, ए डी, क्या ए डी को मैं बी सी बोल दूं, बात तो सही है, तो यहां पर आएगा डबल ऑफ ए बी इक्वल होगा डबल ऑफ बी सी। तो यहां से मालूम पड़ेगा हमको कि भाई ए डी और बी सी आपस में इक्वल हैं, ए बी और बी सी, अरे भाई मैं क्या कर रहा हूं, लिख रहा हूं अपॉन में 2 आएगा, तो ए बी इक्वल है किसके, बी सी के, पर ए बी तो इक्वल है किसके, सी डी के। ओके, यानी ए बी इक्वल है बी सी के, इक्वल है सी डी के, और बी सी इक्वल है ए डी के। तो हम ये कह सकते हैं इसीलिए कि ए बी तो पहले से ही इक्वल है सी डी के, अब इक्वल हो गया है बी सी के, और बी सी पहले से इक्वल है किसके, ए डी के। अगर चारों साइड इक्वल हैं तो आप क्या बोलोगे, देयरफॉर ए बी सी डी इज अ रोम्बस। ठीक मेरे भाई, प्लीज नोट डाउन, आगे बढ़ते हैं बिना किसी डाउट के। चलो भाई, ये क्वेश्चन भी ट्राई करो एक बार, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। A triangle ABC is drawn to circumscribe a circle of radius 4 centimeter such that the segments BD and DC into which BC is divided by the point of contact D are of lengths 8 centimeter and 6 centimeter respectively. Find the sides AB and AC. देखिए भाई, उसने क्या बोला है कि भाई ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ये 6 सेंटीमीटर है सी से लेकर डी, सी से हमने मानो कि ये टेंजेंट ड्रॉ किया है, तो अगर यहां से लेकर यहां तक 6 सेंटीमीटर है, तो भाई अगर मैं यहां तक मान लो कोई पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तो होगा यहां तक, है ना, तो यानी ये लेंथ भी क्या होनी चाहिए, ये भी होनी चाहिए 6 सेंटीमीटर। सपोज करो कि सर ये पॉइंट पी है, ओके भाई, अगर बी से लेकर ये डी तक ये लेंथ 8 है, तो कहीं यहां पर भी तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा, सपोज करो क्यू होगा, तो भाई बी से लेकर क्यू तक ये भी क्या होना चाहिए, ये भी 8 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो अगर मेरे को ए बी निकालनी है तो मुझे ये साइड चाहिए, ये लेंथ और चाहिए, ये टेंजेंट। अच्छा, जितना ए से लेकर क्यू होगा उतना ही ए से लेकर पी होगा, क्यों, क्योंकि हमने एक एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ किया है, पी और क्यू क्या है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, तो यानी इसका इलाज मुझे मिल रहा है, वो ये मिल रहा है कि हमें इसको एक्स मानना पड़ेगा, कुछ तो मानना पड़ेगा। तो आपका फेवरेट लेटर कौन सा है, एक्स। सर मान लो कि ये एक्स है, तो भाई ये भी क्या होगा, एक्स। ठीक, कोई दिक्कत। अब मैंने कहा कि ठीक है भाई, एक चीज हम समझ सकते हैं, अगर मैंने यहां से इसको
सेंटर तक मिलाया, तो आप एक बात समझते हैं पहले से ही कि ये दोनों ही ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, ये हम बहुत बार प्रूव कर चुके हैं, है ना। ये एंगल 90 बनेगा, ये एंगल 90 बनेगा, तो दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हैं। यानी अगर मैं किसी एक का एरिया निकालूंगा, उसका डबल करने पर हमें इतना एरिया मिल जाएगा, ठीक है। सेम केस, अगर मैं इसको यहां तक मिलाता हूं, ये दोनों भी क्या है आपस में कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, ओ डी बी और ओ क्यू बी। यानी कि अगर मैं इसका एरिया निकालूंगा तो मुझे इस पूरे दोनों का डबल कर दूंगा तो आंसर आ जाएगा, दोनों का मिल जाएगा, है ना। ठीक है, एक और केस लेते हैं, ये देखो ध्यान से। यानी कि ये भी 90 होगा और ये भी 90 है, ठीक है। यानी कि अगर मैं इसका एरिया निकालूं, उसका डबल कर दूं तो मुझे इस पूरे का मिल जाएगा। तो इस तरीके से क्या होगा कि मुझे पूरी एबीसी का एरिया मिल जाएगा, ठीक है। यानी मेरे पास एबीसी ट्रायंगल का एरिया निकालने का एक तरीका है। क्या तरीका है कि मैं इसका एरिया निकालूं प्लस इसका एरिया निकालूं प्लस इसका निकालूं और उन सब का सम कर दूं, तो एबीसी का आंसर आ जाएगा। तो क्या मेरे पास केवल यही तरीका है? जी नहीं, एक और तरीका है। क्या? जब आपने हीरोन्स फॉर्मूला पढ़ा था क्लास 9th में, कि जब भी आपको हाइट नहीं दी हो ट्रायंगल की, लेकिन साइड मालूम हो, साइड पता हो, ये पता है, ये भी पता है, ये भी पता है, तो हम उसका एरिया निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? आपको ध्यान हो तो एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी और उसका अंडर रूट। और एस क्या है? एस फॉर सेमी पेरीमीटर, यानी पेरीमीटर का हाफ। और ए बी सी क्या होती है? साइड। आई होप आपको ध्यान होगा, ठीक है। चलो भाई शुरू करते हैं और समझते हैं। तो भाई मैंने कहा फ्रॉम फिगर, ठीक है। आप बोलेंगे अगर मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी निकालूंगा, ए बी सी पूरे का ट्रायंगल निकाल, पूरे का एरिया निकालूंगा, तो मेरे पास क्या रास्ता है? तो एक तो आप बोलेंगे भाई क्या कि इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लो ओडीसी का, उसका डबल कर दो तो पूरे का आ जाएगा इसका, ठीक है। तो आप बोलोगे डबल ऑफ, है ना, ट्रायंगल ओ डी सी, ठीक भाई। या उससे पहले आप एक चीज और लिख दो, आपकी मर्जी है, मैं लिख दे रहा हूं, ठीक है। पहले कि भाई ट्रायंगल ओ डी सी कॉन्ग्रुएंट है किसके? ओपीसी के। एक और लेते हैं, ट्रायंगल ओ डी बी कॉन्ग्रुएंट है किसके? ओ क्यू बी के। एक और लेते हैं, ओ पी ए कॉन्ग्रुएंट है किसके? ओ क्यू ए के। और यहां लिख दीजिए फ्रॉम आर एच एस क्राइटेरिया या कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। ठीक है भाई, इतना लिख दिया। अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। आप बोलोगे कि भाई अगर मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालूंगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, तो मेरे पास क्या रास्ता है? तो आप बोलेंगे कि भाई इसका एक रास्ता है कि आप इस ट्रायंगल को निकालो, उसका डबल कर दो। डबल ऑफ ट्रायंगल ओडीसी प्लस डबल ऑफ ट्रायंगल ओडीबी, ठीक। और फिर आएगा प्लस डबल ऑफ ट्रायंगल ओ पी ए, जो भी आपका मन करे आप कर दो, ठीक है। चलो भाई एरिया ऑफ ट्रायंगल अब निकाल लेते हैं। तो आप कहेंगे सर
ओडीसी तो एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इसका एरिया आएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो भाई बेस क्या होगा, सी डी, और ओडी क्या होगा इसका, हाइट। ठीक है, प्लस अगला आएगा 2 इंटू, ये भी एक राइट एंगल ट्राइंगल है ओडीबी, बेस कितना होगा इसका, बेस होगा डीबी, डीबी इंटू हाइट क्या है, ओडी। ठीक, प्लस आगे क्या है, आगे आएगा 2 इंटू ओपीए, तो ओपीए क्या होगा, इसका बेस क्या होगा भाई, इसका बेस होगा आपका एपी या पीए जो आप मानो, और ओपी क्या होगा इसकी हाइट इस ट्रायंगल के अंदर। ठीक है, चलो अब करते हैं भाई सॉल्व इसको। तो 2 से ये कैंसिल हो गया, 2 इस 2 से ये कैंसिल हो गया, और यहाँ पर हम हाफ लिखना भूल गए। जल्दी जल्दी में हम सब कुछ भूल सकते हैं भाई, माफी चाहेंगे आपसे, लेकिन गलत नहीं करेंगे हैं? ये लो भाई, अब हम इसको कैंसिल कर सकते हैं, ये कैंसिल हो गया। ठीक है, तो सीडी की लेंथ क्या है भाई, तो सीडी है 6 सेंटीमीटर। अभी आप केवल 6 लिखो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, एरिया 2D में होता है तो हम बाद में कर देंगे उसकी यूनिट स्क्वायर में। ओडी, ओडी कितना है भाई, तो भाई ओडी इसका रेडियस दिया हुआ है तुमको, रेडियस दिया है, जी हाँ 4 दिया हुआ है रेडियस, 4। तो ये भी 4 होगा और ये भी 4 ही होगा, तो भाई इंटू 4। ठीक, क्लियर, एनी प्रॉब्लम। और आप लिख दो यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये एरिया आ गया पहला वाला, ये वाला रीजन आ गया। प्लस डीबी कितना है 8 और ओडी कितना है 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। एपी कितना है, एपी एक्स और इंटू में 4, और ये भी आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी ये आ गया 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, 32 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 4x सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो आ गया एरिया। ठीक है, इसको आप सम कर सकते हैं, तो ये आएगा भाई 56 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 4x सेंटीमीटर स्क्वायर। आप इसे ऐसा बोल सकते हैं कि भाई ये आएगा आपका 4x प्लस 56 सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना एरिया आ गया पूरे ट्रायंगल का। ये तो हुआ कि हमने टुकड़ों को कंबाइन कर दिया। एक और तरीका है, ठीक है, तो पहले आप इसको नोट कर लीजिए प्लीज एक बार जल्दी से, यहां मैंने लिख दिया। ठीक है भाई, अब एक तरीके से और निकालेंगे, चलो भाई। आप बोलेंगे अभी हम पहले निकालते हैं पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। क्या बोलेंगे आप भाई, ये पूरी साइड क्या बैठेगी, ये पूरी साइड 6 नहीं 6 प्लस एक्स है ना, एपी। तो आप बोलोगे सर ये आएगा पूरा ए से लेकर पहले बी घूम जाते हैं, फिर बी से लेकर सी, फिर सी से लेकर ए आ जाते हैं। तो ए बी क्या है, ए बी है एक्स प्लस 8 प्लस बी सी क्या है, बी सी है 8 प्लस 6 है ना, फिर क्या है, फिर है सी है 6 प्लस एक्स, और ये आएगा पूरा सेंटीमीटर में, यानी कि ये आ गया आपका 28, 28 प्लस 2x सेंटीमीटर। अगर आप सेमी पेरीमीटर निकालेंगे, सेमी पेरीमीटर इसे आप एस बोलते हैं, तो क्या आंसर आएगा, तो आप बोलेंगे 28 प्लस 2x डिवाइड बाई 2 कितने सेंटीमीटर, तो 2 कॉमन ले लो, तो ये आएगा 14 प्लस एक्स डिवाइड बाई 2 सेंटीमीटर, इससे कट गया। तो एस की वैल्यू क्या आई, एक्स प्लस 14 या फिर 14 प्लस एक्स, जो भी आप बोल सकते हैं। ठीक है भाई, अब मैं इसमें यूज करूंगा हीरोन्स फॉर्मूला, कि मुझे इसकी हाइट नहीं मालूम। ठीक है भाई, प्लीज नोट डाउन दैट, मैं इसको यहां लिख दे रहा हूं। ठीक है, एस की वैल्यू क्या आ गई है
14 प्लस एक्स सेंटीमीटर। प्लीज नोट डाउन। अब मैं दोबारा बोल रहा हूं क्या, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इक्वल है किसके, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। बताओ एस क्या होगा, एस तो भाई ये होगा ना 14 प्लस एक्स, ठीक है। या एक सेकंड रुको जरा, देखो मैं ऐसे ऐसे करता हूँ इसको, थोड़ा स्पेस नहीं है इसके अंदर, जस्ट वेट। ठीक है भाई, यहाँ लिख दिया है मैंने। और आप जानते हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल पहले से ही क्या है, 4x प्लस 56। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर आप लिख सकते हैं, मर्जी आपकी। ठीक है, बाकी मैं इसको नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, हम बाद में नोट कर लेंगे इसको। ये लो भाई, ठीक भाई, ये हो गया। अब फिर से एस की वैल्यू क्या है, दोबारा से आप बोलेंगे 14 प्लस एक्स माइनस ए, कोई एक साइड। तो भाई आप साइड पहले ए बी मानते हैं, तो आप मान लो कि भाई हम क्या माइनस कर रहे हैं, हम माइनस कर रहे हैं एक्स प्लस 8, पूरा माइनस कर रहे हैं। फिर से वही 14 प्लस एक्स माइनस, यहां हमें ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है, जस्ट 14 प्लस एक्स माइनस 14, ये वाला। क्लियर मेरे भाई, ठीक है। फिर से 14 प्लस एक्स, यहां ब्रैकेट लगाने की जरूरत है क्योंकि यहां पर हमारे पास में 6 प्लस एक्स दोनों माइनस करने, और ऊपर है इसके स्क्वायर रूट। ठीक है भाई, मैंने यहां से 4 कॉमन ले लिया, यहाँ आएगा x प्लस 14, यहाँ आएगा 14 प्लस एक्स, यहाँ आएगा 14 प्लस एक्स माइनस एक्स और माइनस का 8। यहाँ ये 14 से 14 कैंसिल हो गया, यहाँ केवल x बचेगा, और यहाँ पर आएगा 14 प्लस एक्स माइनस 6 और माइनस एक्स, और ऊपर क्या आएगा, स्क्वायर रूट। ठीक है मेरे भाई, बात समझ आई। तो भाई आगे बढ़ते हैं, ये आएगा 4x प्लस 14, 14 प्लस एक्स, ठीक है। और भाई यहाँ पर बचा कितना आपका, x से x हट गया, और यहाँ पर आएगा 6, इंटू में क्या आएगा 6, यहाँ पर x से x हटा, यहाँ पर आएगा 8 और उसका स्क्वायर। जब स्क्वायर रूट इस तरफ आएगा तो भाई यहाँ बनेगा स्क्वायर, है ना, राइट हैंड साइड पे। तो यहाँ पर आएगा 14 प्लस एक्स, और इंटू में क्या आएगा 48, यहाँ पर आएगा 4 का स्क्वायर 16, और x प्लस 14 का स्क्वायर, तो ये आएगा 14 प्लस एक्स इंटू 48। देखो यहाँ हमारा ना एक x छूट गया है, ये वाला x है ना, उसको भी आप नोट कर लेना साइड में ना, ये ध्यान नहीं दिया इस पे, ये इंटू में x चल रहा है हमारा, तो भाई इंटू में x भी चल रहा है, नो वरीज, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो भाई देखो ये आएगा, अच्छा देखो ये x प्लस 14 कितनी, ये 2 बार है, 2 टाइम्स है ना, कितनी बार है 2 टाइम्स, तो इसको मैं ऐसा बोल दूं एक बार, ठीक है। और इंटू में क्या है 16, ये आएगा 14 प्लस एक्स, ठीक है, और इंटू 48 इंटू एक्स, कोई दिक्कत नहीं है। अभी मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर एक जो x प्लस 14 है यहाँ पर छोड़ दिया, ए फैक्टर है इसका, ये फैक्टर है 3 फैक्टर, यहाँ पर ये 3 ही फैक्टर है। तो मैंने कहा भाई बाकी को मैं यहाँ ले जाऊं तो क्या समझ में आएगा तुमको, अच्छा क्या मैं इस
14 प्लस एक्स को भी x प्लस 14 लिख दूं? बिल्कुल सर। और इंटू में क्या है ये 48x। अब जब वो अपॉन में आएगा यहाँ पर डिवाइड में 16 और x प्लस 14 तो क्या समझ में आएगा? 16 से ये कैंसिल होगा 3 टाइम्स और ये फैक्टर पूरा कैंसिल होगा। यहां पर आएगा x प्लस 14 इक्वल्स टू 3x। तो 14 इक्वल टू क्या आएगा 3x माइनस एक्स। तो ये आएगा 2x इक्वल्स टू 14। x की वैल्यू क्या आ जाएगी 7, मतलब कि 7 सेंटीमीटर। ठीक है मेरे भाई। अब देखो यहां मैंने ये फैक्टर कैंसिल कर दिया। अब बहुत से लोग क्या होंगे कि इसका फॉर्मूला ओपन करेंगे, ठीक है, फिर सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आएंगी 2 प्लस माइनस 7। तो हम देखो लेंथ की वैल्यू हम नेगेटिव तो नहीं लेंगे, क्या लेंगे हम पॉजिटिव ही लेंगे। बाकी फैक्टर मैंने आपस में कैंसिल कर दिया है वन टाइम। ठीक है, तो इसमें भी कोई इश्यू है नहीं कि सर ने ऐसे, हमारे सर ऐसे कराते हैं, वो तो ऐसे कराते हैं और ऐसे ऐसे कराते हैं, तो इसमें कोई इश्यू नहीं है। ठीक है भाई, तो x7 आ गया। अगर x7 आ चुका है तो क्या आप इसका आंसर निकाल सकते हैं? ये लो भाई, उसने कहा ए बी की लेंथ लेंथ निकालनी है, तो मैंने कहा भाई यहाँ आप लाइन ड्रॉ कर दें पहले। अरे यार लाइन भी कलरफुल नहीं है। ये लो, क्या बोलेंगे लेंथ ऑफ ए बी। ए बी की लेंथ क्या थी भाई x प्लस 8 सेंटीमीटर। अब x कितना हो गया 7 सेंटीमीटर प्लस 8 सेंटीमीटर, यानी कि 15 सेंटीमीटर तो होगी ए बी की लेंथ। लेंथ ऑफ ए सी कितनी है भाई x प्लस 6 सेंटीमीटर। तो x क्या है भाई x तो 7 सेंटीमीटर है, 7 प्लस 6 सेंटीमीटर यानी कि 13 सेंटीमीटर। तो दोनों आंसर आपके आ चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। ये करो भाई ट्राई एक बार प्लीज। प्रूव दैट ऑपोजिट साइड्स of a quadrilateral circumscribing a circle subtend supplementary angles at the center of the circle। बहुत इजी क्वेश्चन है ये वाला भी। देखो क्या कह रहे हो सर, आपको तो हर क्वेश्चन इजी लगता है। ओके, देखो भाई ये एक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है, क्वेश्चन में ये बोला गया है कि जो ऑपोजिट साइड है, सपोज करो भाई ए बी के सामने कौन सी साइड है, डी सी साइड है, या फिर आप मान लो ए डी के सामने कौन सी है, बी सी साइड है। ए बी के सामने डी सी है और ए डी के सामने बी सी है। तो जो ऑपोजिट साइड है ये सेंटर पर, यहां पर सेंटर पर ये कुछ एंगल सबटेंड होता है यहां पर, जी हाँ। और ये इसके सामने वाली साइड भी सेंटर पर कोई एंगल सबटेंड करती है, जी हाँ करती है। तो दोनों एंगल आपस में सप्लीमेंट्री हैं, यानी कि इनका सम 180 है, ये प्रूव करना है आपको, दैट्स इट। करें भाई प्रूव? ठीक है, तो चलो देखो एक बार मैं आपको हिंट दे रहा हूं, ठीक है, आप खुद से भी सॉल्व करना। अगर मैं सेंटर से इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को मिलाऊंगा, ठीक है भाई, सिमिलरली इसको मिला दूंगा, इसको भी मिला दूंगा और इसको भी मिला दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप जानते हैं कि ये एंगल तो 90 होगा, चलो व्हाइट लेता हूं मैं ना पेन, ये एंगल तो 90 होगा, ये एंगल भी 90 होगा, ये एंगल भी 90 होगा और ये भी 90 होगा। सारे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर क्या बनता है एंगल 90 बनता है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। और ये वाला टेंजेंट जो लेंथ है इसकी इसके इक्वल होगी, इस टेंजेंट की लेंथ इसके इक्वल होगी, इस टेंजेंट की लेंथ इसके इक्वल होगी और इस टेंजेंट की लेंथ इसके इक्वल होगी। हाँ या ना? बिल्कुल। तो आप जानते हैं कि आरएचएस के फॉर्मूले से क्या होगा, आरएचएस क्राइटेरिया से क्या होगा,
ये जो ट्राइंगल्स है ना आपस में सारी क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। कौन कौन सी, ये ट्राइंगल इसके इक्वल हो जाएगी, ये ट्राइंगल इसके इक्वल हो जाएगी, ये ट्राइंगल इसके इक्वल हो जाएगी, और ये इसके इक्वल हो जाएगी। यस। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद सर ये होगा, जितना एंगल ये होगा उतना ही एंगल ये होगा, नहीं ये होगा, सही है नहीं, बिल्कुल। अगर ये x होगा तो ये भी x होगा, बिल्कुल। जो एंगल ये होगा वही एंगल ये होगा, अगर ये y होगा तो ये भी क्या होगा, y होगा। जो एंगल ये होगा मान लो z होगा तो वही एंगल ये होगा, z होगा। जो एंगल ये होगा, मान लो कि यहाँ पर भाई ये एंगल होगा p, p तो नहीं, इसको हम मान लेते हैं भाई एक बार को m मान लेता हूँ, m, वही एंगल ये होगा m, ठीक है। अब आप जानते हैं कि इन सभी का सम के क्या बैठेगा, एक पॉइंट के अराउंड एंगल बन रहा है तो 360 बैठेगा, यानी कि दो ही तो इसके अंदर x हैं, दो ही y हैं, दो ही z हैं, और दो ही क्या है, m। वास्तव में z होता है, z, z नहीं होता, पर आप बोलते हैं कोई दिक्कत नहीं। तो भाई इनका सम क्या बैठेगा, 360। जब 2 कॉमन लूंगा और इसको डिवाइड करूंगा तो एक x और एक y, एक z और एक m, कितना सम बनाएगा, 180 बनाएगा। तो आप जानते हैं कि x और y क्या है, x और y ये वाला एंगल होगा, ध्यान से देखो ये वाला एंगल, और z और m क्या है, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल आए ना। तो यानी कि ये दोनों देखो, एक तो ये एंगल पूरा बैठेगा जिसे आप क्या बोलेंगे, एंगल AOB, और इसे आप क्या बोलेंगे, COD। इन दोनों का जो सम है वो 180 है। तो क्या ये एंगल आपस में सप्लीमेंट्री नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे। तो ये हमको लिख के देना है, प्रूव करना है, ठीक है मेरे भाई। चलो आप बोलेंगे फ्रॉम फिगर ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल, circumscribing a circle with center O, as shown in figure। इतना लिख करके ज्यादा इसको एक्सप्लेन नहीं करना है कि भाई फिगर में देख लो आराम से, ठीक है। अब आप बोलेंगे, आप ट्रायंगल लेंगे कोई, अब देखो हमको सब ट्रायंगल प्रूव नहीं करने, एक दो ट्रायंगल लेने हैं, फिर हम बोल देंगे सिमिलरली ऐसा सबके साथ में होगा। तो आप बोलेंगे देयरफॉर ट्रायंगल आप लेंगे AOP, AOP ये O पॉइंट है, ध्यान रखना, एंड AOS, ये दो ट्रायंगल लेंगे आप, ठीक है। आप बोलेंगे एंगल APO, ये वाला एंगल इक्वल है किसके, ASO के, क्योंकि भाई ईच 90 डिग्री होगा, ऐसा होगा। फिर से 90 के सामने क्या होता है, हाइपोटेन्यूज, यानी कि OA इक्वल है किसके, OA के। आप बोलेंगे कॉमन है, फिर क्या आएगा, इक्वल टेंजेंट्स, यानी कि AP इक्वल है AS के, क्या बोलेंगे, इक्वल टेंजेंट्स। देयरफॉर फ्रॉम RHS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, ट्रायंगल ASO इक्वल है, सिमिलर है किसके, APO के। और जैसे ही आपस में क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए, तब क्या बोलेंगे, आप यही बोलेंगे ना कि सर ये वाला एंगल इक्वल हो जाएगा इसके, फ्रॉम CPCT, फ्रॉम CP
सी टी, एंगल ए ओ पी इक्वल है किसके, ए ओ एस के। ठीक है भाई, कंडीशन नंबर 1 इसको आप मान सकते हैं। ठीक है भाई, अब आपको क्या लिखना है पता है, आपको सब ट्रायंगल प्रूव नहीं करनी है, सारी ट्रायंगल आपने ये लिखना है सिमिलरली। पहले आप इसको नोट कर लो, तब लिखूंगा, है ना, ऊपर से अगर कोई डायग्राम दिखता रहे साथ में, प्लीज नोट डाउन। आप बोलेंगे सिमिलरली ट्रायंगल कौन सी, ओपीबी, ओपीबी कॉन्ग्रुएंट होगी किसके, ओक्यूबी के। ट्रायंगल कौन सी, ओक्यूसी, ओक्यूसी कॉन्ग्रुएंट है किसके, ओआरसी के। एक और ट्रायंगल है कौन सी, ओआरडी, ओआरडी ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है किसके, ओएसडी के। सेम फैशन से तो आप बोलेंगे देयरफॉर, हम ये कह सकते हैं, अगर हमने अभी प्रूव किया है कि भाई एंगल ए ओ पी इक्वल है एंगल ए ओ एस के, सिमिलरली ये सिमिलरली है नॉट टी, ये कंडीशन नंबर 1 है ना हमारे लिए। तो आप बोलेंगे सर ये वाला एंगल इक्वल होगा इसके, जी हाँ, पी ओ बी एंगल इक्वल होगा किसके, क्यू, नॉट क्यू सॉरी, हाँ क्यू ओ बी के। कंडीशन नंबर 2, एक और एंगल कौन सा, ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, जी हाँ, तो क्यू ओ सी इक्वल है किसके, आर ओ सी के, थर्ड पॉइंट। एक और एंगल कौन सा, ये वाला इक्वल है इसके, तो भाई आर ओ डी इक्वल है एस ओ डी के, फोर्थ पॉइंट। अब इनका हम सम कर रहे हैं, ठीक है भाई। ओहो, जब मैंने ऐड किया तो मुझे क्या मालूम पड़ा, या इनको ऐड नहीं कर रहे, जस्ट वेट जस्ट वेट जस्ट वेट जस्ट वेट, अभी इंटरेस्ट आएगा। देखो मैं फिगर से ऐड कर रहा हूं, देखो एंगल एओपी देखते रहो बस आप, एंगल एओपी ठीक, प्लस एंगल पीओबी, ठीक है दिख रहा है आपको, प्लस एंगल क्यू ओ बी, ठीक है जी, प्लस एंगल क्यू ओ सी, ओके सर, प्लस एंगल आर ओ सी, ठीक है, प्लस एंगल आर ओ डी, ठीक है, प्लस एस ओ डी, ठीक है, प्लस ए ओ एस। इन सभी का सम क्या बैठेगा, बोलो जल्दी से, 360। पूरा क्या बनेगा, सर्कल एंगल, कंप्लीट एंगल। इसे आप यहां पे लिख दो आप एक बार, कंप्लीट एंगल रोटेशन हो गया पूरा एक। ठीक है मेरे भाई, इतना लिखने के बाद आपको क्या देखना है कि भाई जो एओएस है, जो एओएस है वही एओपी है, ये हम प्रूव कर चुके हैं। तो भाई मैं एओएस को भी एओपी बोल रहा हूं, ठीक है। और जो पीओबी है, जो पीओबी है वही क्यूओबी है, तो मैं क्यूओबी को भी पीओबी बोल रहा हूं। तो पीओबी प्लस पीओबी दो बार लिख दिया, ठीक है भाई। जो क्यूओसी है वही आपका आरओसी है, ध्यान करो, जो क्यूओसी है वही आपका आरओसी है, तो भाई मैं यहां पर आरओसी बोल रहा हूं, मतलब मैं इन एंगल में लूंगा सबको, बस इन एंगल के अंदर सबको, ठीक है भाई। तो मैं इसको भी आरओसी बोल देता हूं, और ये आरओसी है ही पहले से, ठीक है भाई।
जो आरओडी है वही एसओडी है, तो मैं एसओडी को भी आरओडी बोल रहा हूं। जो एओएस है उसको मैं पहले से ही एओपी बोल चुका हूं, तो वो लिखना पड़ेगा। ठीक है भाई, चलो अब देखो भाई, एओपी और पीओबी क्या बनाएंगे? एओपी और पीओबी ये क्या बनाएंगे? ये प्लीज ध्यान से देखिए एक बार अच्छे से, डायग्राम में देखो, डायग्राम के अंदर तो आप बोलेंगे सर ये बनाएंगे एंगल ए ओ एक सेकेंड, जो एओपी और एओपी है, मुझे अब दिख नहीं रहा है, स्क्रीन बहुत छोटी हो गई है इसलिए, वो होगा डबल ऑफ एओपी। ठीक है, जो पीओबी और पीओबी है वो बनाएंगे डबल ऑफ पीओबी, और जो आरओसी है, आरओसी है वो बनाएंगे डबल ऑफ आरओसी, और जो आरओडी है, आरओडी है वो बनाएंगे डबल ऑफ आरओडी। ये बनेगा 360 डिग्री। स्क्रीन काफी छोटी है, थोड़ा एक मिनट रुको भाई, थोड़ा बड़ा करता हूँ इसको। देखो भाई, तो आप डबल यहां से कॉमन ले लेंगे, ये आएगा एओपी प्लस एंगल पीओबी प्लस आरओसी प्लस आरओडी, ये बनेगा 360 डिग्रीज। अब जो एंगल एओपी और पीओबी है वो क्या बनाएंगे? चेक करो, ये बनाएंगे एंगल एओबी, पूरा एंगल एओबी। आप अपनी कॉपी में चेक कर देना, ठीक है, जो लिखा हुआ है आपने। ये दोनों क्या बनाएंगे? एंगल एओबी। और ये दोनों क्या बनाएंगे? ये बनाएंगे सीओडी। और यहां पर आएगा 360 डिग्रीज डिवाइड बाई 2, यानी कि एंगल एओबी प्लस सीओडी ये बनाएंगे 180 डिग्रीज। जब दो एंगल का सम 180 हो जाए तो हम आपस में क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे सप्लीमेंट्री। देयरफॉर एंगल एओबी एंड एंगल सीओडी आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है मेरे भाई, ये मैं नोट कर लिया, आप इसको नोट कर लो, मैं आगे बढ़ता हूं। ठीक है, चलो अब एग्जाम्पल रह गए कुछ थोड़े बहुत है ना, तो उनको ये बहुत इजी है, करके आगे बढ़ते हैं। प्लीज सॉल्व करें आप एक बार पहले। ये बोलता है कि प्रूव दैट इन टू कंसेंट्रिक सर्कल्स, कंसेंट्रिक क्या होता है पता है आपको, पहले से ही हम पढ़ चुके हैं, दोनों का सेंटर सेम होना चाहिए। ठीक है भाई, इन दो ट्रायंगल के अंदर द कोड ऑफ द लार्जर सर्कल, जो बड़ा सर्कल है उसकी जो कोड है वो टच करती है छोटे सर्कल को, यानी कहां पर? यहां पर मान लीजिए। तो आपको ये प्रूव करना है कि जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो उसको दो जगह बांट देता है। तो देखो भाई, ये तो हम पढ़ चुके हैं पहले ही। फिलहाल आप ये मानिए कि भाई ये परपेंडिकुलर नहीं है, नहीं है। अगर ये परपेंडिकुलर नहीं है तो कोई भी लाइन हो जो सर्कल को टच करती है केवल एक पॉइंट पर, उसे हम बोलते हैं टेंजेंट। ठीक है, और उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर सेंटर से जब कोई लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो क्या होती है? रेडियस। और रेडियस जो होती है टेंजेंट के साथ में कैसी होती है? परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, ओके, यानी हमें इतना मालूम पड़ गया कि ओपी जो है वो परपेंडिकुलर है ए बी पर। ठीक है, अब आइए आप क्लास 9th में। क्लास 9th में हमने ये पढ़ा था, अगर मैं इसको एक बार मिटा दूं, मान लो ये सर्कल है ही नहीं, ये कोई चीज नहीं है यहाँ पर, ऐसी कुछ नहीं। अब ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है, तुम्हारा देखना, ये ए बी कोई कोड है और ये कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है हमने सेंटर से, सेंटर से। तो हम ये पढ़ चुके हैं पहले ही क्लास 9th में कि एनी परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर, अगर परपेंडिकुलर है तो कोड पर जो परपेंडिकुलर होता है वो कोड को दो जगह बांट देता है, बाइसेक्ट करता है। और आप चाहे तो इसको प्रूव भी कर सकते हो। तो कैसे करेंगे? देखो, ये क्या होगी भाई? रेडियस। ये भी क्या होगी?
रेडियस। ठीक है, देखो तो भाई रेडियस रेडियस इक्वल है, अगर ये परपेंडिकुलर है तो ये भी क्या होगा, परपेंडिकुलर। तो आर, ठीक है, सामने क्या होगी एच, आर और एच दोनों इक्वल होंगे, ठीक है, और एक कॉमन साइड है, तो आर एच एस से क्या हो जाएगा कि दो ट्रायंगल आपस में क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट क्या होंगे, इक्वल होंगे, यानी ये भी तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट होंगे, जो ए से लेकर ये जो पॉइंट है आपका पी और ये आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो ये 9th में हम पढ़ चुके हैं, आपको केवल ये रेफरेंस देना है कि अगर परपेंडिकुलर कोई सेंटर से आता है तो वो कोड को बाइसेक्ट कर देता है, ये हम पढ़ चुके हैं क्लास 9th के अंदर। ठीक है भाई, तो चलो आप बोलेंगे फ्रॉम फिगर बिकॉज ए बी इज अ टेंजेंट फॉर C2, C2 यानी सर्कल नंबर 2, और C1 क्या है, सर्कल नंबर 1। ठीक है, अगर वो टेंजेंट है एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट P, ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि भाई OP जो है वो परपेंडिकुलर होगा AB पर। ठीक है, तो हम फिर ये कह सकते हैं देयरफॉर AP, अगर OP परपेंडिकुलर है AB पर तो फॉर श्योर AP इक्वल टू PB होगा। क्यों होगा, हम यहाँ रेफरेंस देते हैं बिकॉज परपेंडिकुलर फ्रॉम परपेंडिकुलर ऑन कोड फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट्स द कोड। ये आपको रेफरेंस देना है, बस दैट्स इट, ये हम प्रूव कर चुके हैं। ठीक है भाई, अगर आपको अभी भी नहीं मन कर रहा तो आप यहां पर एक रेडियस ड्रॉ करना, आर, ये भी आर, ये कॉमन है, ये भी एंगल क्या है 90 90 है, तो आर एच एस इससे आप इसको प्रूव कर देना, बाकी वो नहीं पूछा है ना, इसका रेफरेंस ही एनफ है। ठीक है, आगे बढ़े, चलो भाई अब ये भी ट्राई कर लो एक बार। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान से पढ़ें और सॉल्व करें। ऐसे क्वेश्चंस पे एमसीक्यू आते हैं, उनकी वैल्यूज निकालने को आती है। चलो भाई, टू टेंजेंट्स टी पी यानी टी से लेकर पी तक और टी से लेकर क्यू तक, तो इतना आपके दिमाग में आ जाए कि ये बराबर होंगे आपस में, बहुत बढ़िया। हमने ड्रॉ किए हैं फ्रॉम सेंटर है ना, ठीक है, विद सेंटर ओ एक सर्कल पर, फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टी। ठीक है, आपको प्रूव करना है कि पी टी क्यू यानी पी टी क्यू ये वाला एंगल, ठीक है, डबल होगा इस वाले एंगल के। ओके, एक बार ट्राई कर लो, आराम से समझ भी लो। तो भाई करते हैं स्टार्ट, है ना, आपने कुछ तो माइंड लगाया होगा। चलो भाई देखो ध्यान से एक बार समझ लेते हैं, और जो भी मैं आपको क्विकली बताता हूं हमें वही पैटर्न फॉलो करना है, बस दैट्स इट। देखो भाई, क्या टी से लेकर पी इसकी लेंथ इक्वल होगी टी से लेकर क्यू की लेंथ के? यस। तो अगर मैं ये बोलूं कि अगर मैं टी पी क्यू इस ट्रायंगल को देखूं ध्यान से, तो इस ट्रायंगल में अगर दोनों साइड अपोजिट साइड आपस में इक्वल है तो भाई सामने के एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, लेकिन मन में एक दुख है, दुख ये है कि अगर ये यहां से मिलाया जाए तो सर ये पूरा एंगल तो 90 बैठेगा टेंजेंट के साथ में, आया ना, टेंजेंट और जो रेडियस होते हैं आपस में 90 पर होते हैं, तो ये एंगल भी 90 होना चाहिए। सही बात है, एक काम कर लेते हैं, सपोज करते हैं कि ये एंगल जो है, ये वाला एंगल इस ट्रायंगल के अंदर ये थीटा है। क्या है भाई, थीटा, ये भी थीटा है, फिर तो आपस में इक्वल एंगल है।
तो ट्राइंगल का सम क्या होता है, 180 होता है। तो 180 में से थीटा गया 2 टाइम्स, तो क्या बचेगा 180 माइनस 2 थीटा। इसकी वैल्यू हो गई 180 माइनस 2 थीटा। ठीक, अब एक बार ध्यान देते हैं, अगर ये एंगल 90 था ये वाला, इसमें से गया थीटा, तो ये वाला एंगल क्या बचेगा, ये बचेगा 90 माइनस थीटा। बात तो सही है। सेम ये भी क्या बचेगा 90 माइनस थीटा। अब आप बताओ मुझे उसने क्या पूछा है आपसे, उसने कहा कि जो सर जो पीटी क्यू है, यानी ये वाला एंगल पीटी क्यू 180 माइनस 2 क्यू 2 थीटा, सॉरी 2 थीटा, ये डबल होगा किसका, ओपी क्यू का। तो ओपी क्यू क्या बन रहा है 90 माइनस थीटा। जी हाँ, इसको डबल करेंगे तब ये इक्वल बैठेगा। 90 इंटू 2 कितना होता है 180, और ये कितना होता है 2 थीटा। दैट्स इट। जो भी हमने यहाँ पर फॉलो किया है हम वही फॉलो करने वाले हैं। ठीक है भाई, एक बार और देख लो, है ना, अगर अभी भी नहीं आया तो अच्छे से, आपकी मर्जी है। ये इक्वल होगा इसके, जी हाँ, ट्राइंगल कौन सा, टी पी क्यू। मैंने ये थीटा माना है तो आप थीटा इसको भी मान सकते हो, इसको भी मान सकते हो, इसको भी मान सकते हो, कोई भी मान सकते हो, आपकी मर्जी है। जैसे मैं देखो इस बार मान लेता हूं, ये थीटा है मान लो, है ना, अगर ये थीटा है तो 180 में से गया थीटा, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये एंगल क्या बनाएंगे 180, तो 180 में से गया थीटा, क्या बचेगा भाई 180 माइनस थीटा। अब इसको हमको बांटना है दो जगह पर, यहां पर और यहां पर बांटना है, तो इसको डिवाइड बाय 2 कर दो। तो आप बोलेंगे सर ये आएगा 180 में तो डिवाइड हो जाएगा, यानी 90 माइनस थीटा बाई 2, यानी ये वाला एंगल आएगा 90 माइनस थीटा बाई 2, और ये भी क्या आएगा 90 माइनस थीटा बाई 2। ठीक है, फिर से वही, ये पूरा एंगल क्या बनता है 90, 90 बनता है। तो भाई 90 में से 90 माइनस 90 में से ये वाला एंगल बाहर निकाल दो, ये आ जाएगा। ठीक है, तो 90 माइनस थीटा बाई 2 को बाहर निकाल दो 90 में से, तो ये आएगा 90 माइनस 90 माइनस माइनस प्लस थीटा बाई 2, ये हट गया, तो क्या आया थीटा बाई 2। तो भाई क्या अगर ये थीटा है तो ये थीटा बाई 2 है या नहीं है, सही बात है, यानी कि ये एंगल इसका हाफ है, हाफ है तो क्या मतलब हुआ, इस वाले का ये डबल है, ऐसा भी आप बोल सकते हो, है ना, कॉमन सेंस की बात है। चलो शुरू करते हैं ना, सॉल्व कर लेते हैं पहले। तो भाई मैंने माना लेट एंगल पी टी क्यू बोला है उसने, पी टी क्यू, तो मैं पी टी क्यू मानता हूं, पी टी क्यू इक्वल टू थीटा, यानी ये थीटा मान लिया मैंने। ठीक है, देयरफॉर आप जानते हैं कि इन ट्राइंगल पी टी क्यू के अंदर जो एंगल होगा कौन सा टी पी क्यू, टी पी क्यू यानी ये वाला एंगल इक्वल होगा किसके टी क्यू पी के, सही बात है। एंड आप बोलेंगे कि भाई हम जानते हैं कि पी टी क्यू ये वाला एंगल प्लस टी पी क्यू, सही है, प्लस टी क्यू पी, इनका सम क्या बैठने वाला है 180 डिग्री, ये तो थीटा हो गया। जो टी पी क्यू है वही टी क्यू पी है, तो भाई मैंने क्या किया, मैंने इसको भी क्या मान लिया टी पी क्यू मान लिया। एनी प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। तो भाई ये आएगा डबल ऑफ टी पी क्यू इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस थीटा। इसको ठीक है आप भाई कंडीशन नंबर 1 मान सकते हो, आपकी मर्जी है।
टी पी क्यू इक्वल होगा 180 डिग्रीज माइनस थीटा डिवाइड बाई 2। तो दुनिया जानती है कि टी पी क्यू की वैल्यू आएगी 90 माइनस थीटा बाई 2। इतनी आ गई वैल्यू, यानी ये वाली वैल्यू आई है 90 माइनस थीटा बाई 2। पर हमको ओपी क्यू निकालना है ना, हमें तो ये निकालना है ये एंगल क्या होगा। तो चलो इसको भी ट्राई कर लेते हैं एक बार। तो भाई मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूं यहां पर, है ना। आप कहेंगे कि भाई अगर आपने ओपी क्यू निकालना है, क्या निकालना है, ओपी क्यू, ये एंगल निकालना है, आप पूरे टीपीओ यानी टीपीओ इस 90 डिग्री की बात कर रहा हूं, इसमें से आप क्या माइनस कर दीजिए, आप टीपीक्यू माइनस कर दीजिए। अब ये भी आप जानते हैं कि सर ये एंगल तो 90 डिग्री है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, इसमें से माइनस करना है सर 90 माइनस थीटा बाई 2। ओ पी क्यू इक्वल होगा 90 माइनस 90 प्लस थीटा बाई 2। 90 से 90 कैंसिल हो चुका है। ओ पी क्यू यहां पर आएगा हाफ ऑफ थीटा, लेकिन आप जानते हैं कि थीटा को हम क्या बोल चुके हैं, पी टी क्यू। जहां पर थीटा है वहां पर हम क्या मानेंगे आज से, ये 2 तो आ जाएगा यहां पर 2 ओ पी क्यू, और यहां आ जाएगा थीटा की जगह पर टी पी क्यू, यानी कि टी पी क्यू इक्वल हो गया डबल ऑफ ओ पी क्यू। भाई ये भी हमने प्रूव कर दिया, हैंस प्रूव्ड। ठीक है भाई, ऐसे क्वेश्चंस पर हमेशा केस स्टडी बनेगी। क्वेश्चन बाहर से नहीं आते हैं, क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही आते हैं, बस उनका एक फॉर्मेट अलग होता है, एक वर्ड प्रॉब्लम होती है, एक केस स्टडी होती है। चलो लास्ट क्वेश्चन करें भाई आज का, ये कर लो एक बार, है ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। PQ is a chord of length 8 centimeter of a circle of radius 5. The tangents at P and Q intersect at a point T. ठीक है भाई, find the length TP, यानी इस बार आपको ये लेंथ निकालनी है। चलो ट्राई करो एक बार। देखो भाई, सेंटर से लेकर T तक जहां से टेंजेंट ओरिजिनेट हुए हैं, ये जो लाइन होती है ना, ये इस एंगल को बाइसेक्ट कर देती है। क्यों कर देती है, ये अब पढ़ चुके हैं वैसे हम, एक बार मैं आपको रिकॉल करा रहा हूं। देखो भाई, ये एंगल 90 होता है या नहीं होता, जी हाँ होता है। ये रेडियस है या नहीं है, जी हाँ रेडियस है। अगर यहां से आपने रेडियस ड्रॉ की तो ये एंगल 90 होगा या नहीं होगा, जी हाँ होगा। तो भाई राइट एंगल हो गया, साइड हो गई, राइट एंगल हो गया, साइड हो गई, और एक कॉमन साइड होगी या नहीं होगी हाइपोटेन्यूज से, ये दोनों आपस में क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट, यानी कि ये वाला एंगल इक्वल होगा इसके, नहीं होगा, कॉरेस्पॉन्डिंग, बिल्कुल होगा। ये वाला एंगल क्या होगा इसके इक्वल, ये हम पहले पढ़ चुके हैं अच्छे से, अगर आपने पढ़ाई अच्छे से की है तो। ठीक है भाई, क्लियर। एक तो ये हमने पढ़ लिया है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि वी नो दैट ओटी जो है लाइन, वो बाइसेक्ट करती है एंगल टी को। इतना क्लियर है, ठीक है। दूसरा देखना, अगर ये बाइसेक्ट करती है तो क्या होगा, तो भाई ये एंगल इक्वल होगा इसके, ठीक है। एनी प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। ठीक, आगे बढ़े, आगे बढ़ो। अब देखते हैं भाई, टीपी और टीक्यू इक्वल तो है ही, टेंजेंट्स हैं, ठीक है, और ये क्या है, कॉमन है। तो भाई एस ए एस, फिर से एस ए एस, ऐसे एस रूल से ये जो ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल आपस में क्या हो जाएंगी, कॉन्ग्रुएंट, है ना, यानी कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल। जो एंगल ये होगा वही एंगल ये होगा, ये तो हम जानते हैं पहले से, क्योंकि भाई आपस में क्या होंगे, आइसोस्केलस ट्राइंगल बनेंगे। तो भाई ये एंगल क्या होगा, आपस में इक्वल होगा, 90 होंगे, यानी ये परपेंडिकुलर होगा, सही बात है। तो ये भी क्या होगा, परपेंडिकुलर, ये भी क्या होगा, परपेंडिकुलर, सब मालूम पड़ रहा है आपको।
तो अगर सेंटर से कोई लाइन परपेंडिकुलर आती है तो इसको कोड को दो जगह बांट देती है। जी हाँ, तो यानी कि ये भी क्या होगा 4, ये भी क्या होगा 4। क्लियर, इतना समझ में आया? तो मेरे को मालूम पड़ा कि भाई ये भी 4 है और ये भी 4 है, ये एंगल आपस में इक्वल है, ये एंगल 90 90 है, 90 और 90 है। एनी प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो भाई, ये इक्वल है इसके। ठीक, ठीक सर। अब देखना अच्छे से। एक तो मैं ट्रायंगल ले रहा हूं टी पी और आर, ठीक, और एक ले रहा हूं मैं ये वाली ट्रायंगल क्या, आर पी ओ। ये दोनों आपस में सिमिलर होंगी। मतलब क्या हुआ, अगर भाई ये एंगल 90 है तो ये एंगल भी तो 90 है। जी हाँ 90 है। अब इसका सम क्या बनेगा भाई 180, तो 180 में से 90 तो हट गया। सपोज करो ये थीटा है, तो ये वाला एंगल क्या बचेगा, ये वाला एंगल बचेगा 90 माइनस थीटा। पर भाई ये तो पूरा एंगल 90 बनता है। अब 90 में से ये क्या ले गया 90 माइनस थीटा, तो ये क्या बचेगा ओनली थीटा। इनका सम क्या आएगा 90। ठीक है, अब आते हैं इस ट्रायंगल के अंदर जो पी आर ओ है, ये एंगल 90 है और ये क्या है थीटा। तो भाई 90 जो रह गया था उसमें इसका और इसका हिस्सा था, तो थीटा गया तो क्या बचेगा 90 माइनस थीटा। तो इस ट्रायंगल के तीनों एंगल इक्वल है इस ट्रायंगल के, तो इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स क्या हो जाएंगी, इक्वल रेशियो में हो जाएंगी। ठीक है भाई, यानी कि हमें कह सकते हैं कि जो पी टी है या फिर टी पी है, ऐसा कहो टी से लेकर पी, यानी जो थीटा से लेकर 90 माइनस थीटा की ओर है, वो अपॉन में आएगा इनका रेशियो, किसका, इन दोनों का, पीओ का। ठीक है, इक्वल होगा किसके, जो 90 से लेकर 90 माइनस थीटा की ओर है। यानी कि पी आर बोल दूं मैं एक बार, हाँ भाई पी आर बोल दूं एक बार मैं, कोई दिक्कत किसी को? तो भाई यहां पर क्या होगा 90 से लेकर 90 माइनस थीटा, यानी आर ओ, ऐसा हम बोल सकते हैं। देखो भाई, बताओ टीपी की वैल्यू, ये तो मुझे निकालनी है, मुझे पता नहीं है। पीओ की वैल्यू क्या होगी 5, पीआर की वैल्यू क्या होगी 8, और आर ओ की वैल्यू, तो ध्यान रखना एक ट्रायंगल आपको दिया हुआ है जिसमें 4 और 5 है, इन दोनों के अंदर 1 का डिफरेंस है, तो इनका सम होगा 9। 9 किसका स्क्वायर है 3 का, यानी ये 3 होगा पक्का, तो आर ओ आएगा 3। ठीक मेरे भाई, एनी प्रॉब्लम की आप में से किसी को भी? जो पी आर है, पी आर की लेंथ 8 नहीं है 4 है। अरे भाई क्या करके मानोगे, है ना, क्या है 4। देखिए पूरा तो 8 था तो उसका 4 लिया है हमने। तो भाई टीपी की लेंथ क्या होगी, टीपी की लेंथ होगी 5 4 जा 20 अपॉन 3, इतने सेंटीमीटर। वही लेंथ होगी टी क्यू की। ठीक है भाई, जो हमने यहां पर सोचा है हम वही लगाने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप। देखो भाई, तो मैं बोलूंगा फ्रॉम फिगर, फ्रॉम फिगर हम एक बात जानते हैं कि ओटी जो है, ओटी बाइसेक्ट करता है एंगल पीटी क्यू को। इतना आपको बात समझ में आ गई? ठीक है, यानी ये एंगल इक्वल है इसके। क्लियर? एंड OT is also the perpendicular bisector of PR। ठीक है भाई, आप चाहो तो आप इसका रेफरेंस लिख सकते हो यहां पर कि हमने ये RHS से प्रूव किया है। ठीक है, और भाई ये भी हमने RHS से प्रूव किया है, ऐसा आप बोल सकते हो। ठीक है, यानी कि ये एंगल भी 90 होगा, 90 90 और 90। देयरफॉर इन ट्रायंगल PRO, मैं ट्रायंगल PRO ले रहा हूं यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। आप कहेंगे सर ये आएगा
90 के सामने है PO, यानी कि PO का स्क्वायर, PR का स्क्वायर। ठीक है, यहां पर एक लाइन लिखना हम बार बार भूल जाते हैं। यहां पर एक बात और मेंशन कर लो, अगर ये परपेंडिकुलर है ना तो PR इक्वल होगा RQ के, और इक्वल होगा 4 सेंटीमीटर के। इसको अब साइड में मेंशन कर लेना ना, कोड को बांट दिया है ना उसने इसलिए। चलो, तो PR स्क्वायर प्लस RO स्क्वायर आएगा। PO होगा 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर, PR होगा 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर, और RO हमको निकालना है। 25 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल होगा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस RO स्क्वायर। यहां लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, साइड में कर रहा हूं। तो RO का स्क्वायर आएगा, क्या आएगा भाई, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। RO का स्क्वायर जो आएगा 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमको निकालना है RO। नेगेटिव लेंथ हम लेंगे नहीं, ठीक है भाई, भले ही दो वैल्यू आएंगे लेकिन एक ही लेंगे हम। प्लस माइनस 3 सेंटीमीटर आएगा, बट हम RO की वैल्यू केवल क्या लेंगे, पॉजिटिव, यानी कि 3 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, चलो, यानी ये आ गया 3 सेंटीमीटर। इतना आप नोट कर ले पहले इस पे एक बार, ठीक है भाई, प्लीज नोट डाउन। ठीक है भाई, चलो, अब आप बोलेंगे, देखो अब इसमें आप फिलहाल आप एंगल ड्रॉ कर सकते हैं। अगर आपने ये थीटा माना, तो ये एंगल होगा आपका 90 माइनस थीटा। तो फिर ये बचेगा आपका ओनली थीटा, क्योंकि पूरा 90 बनता है ये तो, और ये बनेगा आपका 90 माइनस थीटा। आप बोलेंगे फ्रॉम फिगर, ठीक है ना, ट्राइंगल PTR सिमिलर है किसके, PTR। ध्यान रखना P के कोरस्पॉन्डिंग कौन सा एंगल है, तो आप बोलेंगे 90 माइनस थीटा है, तो यहां पर आएगा भाई क्या, O आएगा, और T के कोरस्पॉन्डिंग कौन सा है, Q, तो भाई यहां पर आएगा P। तो T के क्या है, P। और भाई अगर R लिया है तो R तो 90 है, तो यहां पर भी R ही आएगा। अगर आपने ट्राइंगल चैप्टर नहीं पढ़ा है तो उसको पढ़ लेना, ठीक है, और आप इसको यहां लिख लेना, एंगल एंगल रूल, एंगल 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 रूल से हमने ये किया है, क्राइटेरिया से। ठीक है भाई, चलो, इतना कर दिया। तो अब क्या होगा, इनके जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स होंगी उनका रेशियो इक्वल होगा। तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स हम कैसे देखते हैं, जो साइड थीटा से लेकर 90 माइनस थीटा की ओर जा रही है वही हमको वहां लेनी है। तो अगर मैंने यहां पर TP, इसलिए कह रहा हूं मैं, इसलिए TP, तो यहां पर आएगा भाई PO इक्वल है किसके, अगर आपने PR लिया है यानी जो 90 माइनस थीटा से 90 की ओर है, तो वहां आएगा RO। तो TP की वैल्यू क्या है भाई, ये तो हमको निकालनी है, TP की वैल्यू अपॉन PO की वैल्यू कितनी है, 5 सेंटीमीटर इक्वल है किसके, PR कितना है, 4 सेंटीमीटर, और RO कितना है, 3 सेंटीमीटर। लाइन ड्रॉ करता हूं, समझा, तो ये पहुंच जाएगा वहां पर, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 20 सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन में आएगा 3 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया, तो आंसर आएगा भाई 20/3 सेंटीमीटर। ये आ गई लेंथ ऑफ TP, उतनी लेंथ TQ की भी है। ठीक है भाई, आई होप आपको समझ में आया होगा। चैप्टर इज ओवर, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।
मैंने बहुत स्लो पढ़ाया है, आई नो वेरी वेल, कि वीडियो हर बार नहीं बनती है, एक बार बनती है, एक बार अच्छे से टाइम दो, पढ़ो उसको, रिवाइज करो, उससे बाहर कुछ नहीं है। देखो एनसीईआरटी से बाहर पेपर नहीं आता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि एनसीईआरटी वाले क्वेश्चन आते हैं, नहीं। जो भी लॉजिक या जो भी कॉन्सेप्ट आपको एनसीईआरटी सिखाना चाहता है वो कॉन्सेप्ट्स आते हैं, ठीक है। उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को वो नए नए क्वेश्चंस में यूज करता है, और वो आपको एक चैलेंज देता है कि क्या आप उस कॉन्सेप्ट्स को, उन कॉन्सेप्ट्स को जो हम एनसीईआरटी में पढ़ा के आए हैं, क्या आप उन कॉन्सेप्ट्स को इन क्वेश्चंस में अप्लाई कर सकते हो। अगर हाँ तो आपका आंसर आ जाएगा, अगर नहीं तो आंसर नहीं आएगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना बहुत है, मिलते हैं नए चैप्टर में, बाय बाय।